फ्रेंड्स, मैं सो स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 3 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। आज का सेशन थोड़ा बजट से संबंधित ज्यादा होगा, बजट स्पेसिफिक होगा, तो उसमें जितनी योजनाएं चालू की गई सरकार के द्वारा उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ही देखिएगा, बजट से है। बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मखाना आप जानते होंगे, खाए भी होंगे, तो मखाना बोर्ड बनेगा जिससे कि मखाना के उत्पादकता में वृद्धि हो, इसका इसका जो है देश के स्तर पर जो है विकास हो। तो किस राज्य में जो है घोषणा की गई है कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा? सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प देखिए, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा बिहार, जिसमें मखाना बोर्ड बनाने के लिए घोषणा किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बजट से है, दूसरे नंबर योजना से भी है। तो बजट में जो है मखाना बोर्ड को स्थापित करने के लिए योजना लाया गया है। तो देखिएगा, मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, विपणन मतलब मार्केटिंग में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी बजट से संबंधित जितने महत्वपूर्ण बातें हैं सब आपको जो है हम डिस्कशन कर देंगे। जस्ट 1 मिनट। सॉरी। बजट 2025-26 में किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो आपको बताना है किसानों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है। विकल्प में प्रधानमंत्री भूमि मित्र योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री कृषि मित्र योजना, अगला है प्रधानमंत्री कृषि धन योजना। सही उत्तर आपका रहेगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की कुछ विशेषताएं हैं। यह योजना निम्न उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम क्रेडिट मानकों वाले जो है 100 जिलों को कवर करेगी। तो ध्यान रखना है, इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा, इससे अपनाया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो है कटाई के पश्चात भंडारण में वृद्धि होगी। क्या होता है, भंडारण की सुविधा नहीं मिल पाती है। सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाया जाएगा। तो ये भारत सरकार के जो है बजट से निकाला गया पेज है, इसको आप ध्यान रखना है। यही चीजें हम यहाँ से पूरा लिखे हैं जो जो किया जाएगा इस योजना में। और केंद्र सरकार जो राज्यों की भागीदारी से ये योजना शुरू करेगा, किसको ध्यान रखना है। 1.7 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। 100 जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्र सरकार 3 दाल है, देखिएगा, मसूर हो गया, उर्द हो गया और तूर हो गया। विशेष ध्यान देने के लिए कितने वर्षों के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी? तो आपको बताना है, ये तूर को बढ़ावा देने के लिए, उर्द को और मसूर को, यही तीनों दाल आपसे पूछा जा सकता है विकल्प में। विशेष बजट में जो है किसके लिए बढ़ावा देने के लिए, तो कितने वर्षों के लिए योजना शुरू की गई, पहले आप बताइए तब बताते हैं हम। ये कह रहा 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। सही उत्तर आपका रहेगा 6 वर्ष जो है इसके लिए इसी दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन ये चलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। देख लीजिए, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में किसानों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन तीनों दाल की अधिकतम खरीद करेंगी। तो ये जो तूर है, उड़द है, मसूर है, यही तीनों आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 4 विकल्प दे देगा कि किस दाल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ये याद रखना, तूर हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया। तूर, उड़द, मसूर, तो ये आपको तीनों याद रखना है। TUM ऐसे याद करिए, तूर, उड़द, मसूर। तो ये तुम जलवायु अनुकूल बीजों, प्रोटीन की मात्रा, उत्पादकता, फसल कटाई के बाद भंडारण और किसानों को आकर्षक कीमतों के भुगतान पर जोर दिया जाएगा। उनको जो है जितना कीमत मिलना चाहिए उसको उस पर जोर दिया जाएगा कि उनको अच्छे से अच्छे कीमत मिले। तो यही चीज हम आपको यहाँ बताए भी हैं कि जलवायु के अनुसार बीजों का जो है विकास और एवं वाणिज्यिक उपलब्धता उसकी सुनिश्चित कराई जाएगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी, प्रोटीन में वृद्धि होगी, उसकी मात्रा में किसानों को लाभकारी दाम प्रदान किया जाएगा। 6 वर्ष के लिए है, हम आपसे बता दिए हैं।
अगला है देखिएगा, बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो ये आपको बताना है किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। विकल्प में है रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो है सबसे अधिक जो है यहाँ बजट आवंटित किया गया। अब आप इसको याद कर सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, तो इन्होंने जो है बजट पेश किया। तो आप कह सकते हैं इन्होंने ही बजट पेश किया, तो इन्होंने अपने ही मंत्रालय को, वित्त मंत्री हैं, अपने ही मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित कर दिया। कितना? 19.3 लाख करोड़ रुपया। तो ये सबसे अधिक बजट है इस मंत्रालय का। तो इसको इसी तरह से याद रखिए कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने अपने ही विभाग को सबसे ज्यादा बजट आवंटित कर दिया। अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें दो तीन मंत्रालय का देख लीजिए। जैसे हो गया वित्त मंत्रालय का 19.3 लाख करोड़ रुपया आवंटन हुआ है बजट का, और रक्षा मंत्रालय का सेकंड स्थान पे 6.81 लाख करोड़ रुपया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। और बाकी अगर और आप देखना चाहते हैं इसके नीचे तो देख सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय को जो है 19.3 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है, जो सबसे अधिक है। बजट 2025-26 में देखेंगे, ये इसके बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण बातें आप देख लीजिए। पहले बजट से संबंधित कुछ आप दस्तावेज जो है उसके बारे में भी बता देते हैं। पहले बेसिक थोड़ा सा भी जानते रहिए, और जो है इसके संबंधित जितने भी इसका आकार क्या, बजट का आकार क्या था, ये सब भी देख लीजिए। पहले ये देखिएगा, बजट हमारे कहाँ पेश होता है? ओनली फॉर लोकसभा। बजट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में देखिएगा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जो है लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 112 देखेंगे संविधान का, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वर्णन किया गया है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? बजट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना। वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया गया है, ना कि वार्षिक मतलब पूरे वर्ष का, वित्तीय विवरण मतलब उसका पूरा डाटा। तो बजट वही होता भी है कितना आप आय है आपका। बजट आपका क्या होता है? कोई आपसे डायरेक्टली पूछे कि मतलब एक शब्द में हमको मतलब बजट के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आय कितना हमारा है, कितना व्यय है, यही हमारा बजट होता है। तो आय मतलब मान लीजिए आपका 10,000 है, खर्चा 6,000 है, तो आपका बजट जो है, बचत जो होगा 4,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आय होता, सॉरी बजट होता है। तो इसको ध्यान रखना है। बजट का आकार क्या है? तो 50,65,345,345 करोड़ रुपया। तो ये आपको ध्यान रखना, 50,65,000। तो इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा, यही डायरेक्टली छोटे एग्जामों में आपका डाटा उठा के रख देगा बजट का आकार कितना है। तो 50,65,345 करोड़, 2-3 बार आपको बता रहा हूं, 50। और कुल प्राप्तियां देखेंगे तो 34.96 लाख करोड़ रुपया है, अगर उधार के अलावा देखा जाए तो। और कुल व्यय अगर देखेंगे तो इतना प्राप्तियां हो रही है, और उसके बाद 50.65 लाख करोड़ रुपया अनुमान है कि खर्च किया जाएगा। अब मतलब इस 25-26 में, 25-26 मतलब ये बजट 25-26 का है, तो अभी ये तो बजट पास हो जाएगा तब ना इसका खर्च किया जाएगा इसको। और राजकोषीय घाटा देखेंगे तो जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बजट का थीम है सबका विकास, इस थीम के तहत बजट पेश किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण बात आपका है। 12 लाख रुपए पर जो है आयकर नहीं लगेगा, यानी आप 12 लाख रुपया कमा रहे हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पक्का कह रहा हूं आपसे। 12 लाख रुपया कमा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोई कर नहीं लगेगा। फिर यहाँ कह रहा है क्या? 4 लाख तो शून्य लगेगा, उसके बाद 4 से 8 लाख कमाएंगे तो 5% लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 12 लाख कमा रहे तब तो नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख से जब आप 4 से 8 लाख कमाएंगे तो 5% लगेगा। यानी आप कह सकते हैं 12 लाख से अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं इनकम, वार्षिक इनकम, तब आपका जो है 5% लगेगा। 4 से 5 लाख कमाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 12 लाख से भी 4 लाख जाएंगे तो वहां तक आपका शून्य है, वहां से 4-8 जाएंगे तो आपका 5% है। 8 से लेकर के 12 लाख तक जाएंगे तो 10% है। 12 से 16 जाएंगे 15% है। 16 से 20 जाएंगे 20% है। और 20 से 24 जाएंगे 25%। हाईएस्ट आपका 30% है, जो 24 लाख से अगर ऊपर कमा रहे हैं तब। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बजट संबंधित और कुछ बातें देख लीजिए। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा जो है पेश किया गया था, 1947 में जब देश आजाद हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है मेरे मित्र, इसको ध्यान से आप लोग याद करिएगा। गणतंत्र देखिएगा, यहाँ गणतंत्र भारत में देखेंगे जब 1950 में हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ था, आपको पता ही है। पहला बजट जो है उस समय वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था 1950 में। तो ये आपसे और कुछ बातें देखिएगा, महत्वपूर्ण बातें थी, इसको जो है आप याद रखे रहिए। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। सर्वाधिक बार अगर कोई बजट पेश किया तो मोरारजी देसाई पेश किए हैं, 10 बार बजट अभी तक पेश किए हैं। और निर्मला सीतारमण जो है पहली ऐसी महिला है जो पूर्ण रूप से वित्त मंत्रालय के कार्यभार संभाल रही हैं, अब की बार अपना 8वां बजट पेश की है। उसके पहले आप देखेंगे तो हमारे इंदिरा गांधी जो थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में, लेडीज के रूप में कार्य किया था। लेकिन अगर फुल देखेंगे तो फुल रूप से वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, जो पहली वित्त मंत्री है जो पूर्ण रूप से अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, कार्यवाहक नहीं है। तो इसको ध्यान रखना है। सबसे लंबा बजट अभी तक का जो पूरे बजट हिस्ट्री में है तो निर्मला सीतारमण का है। 2020 में इन्होंने 2 घंटा 40 मिनट का बजट दिया था, तो ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन कई बार हमेशा पूछा जाता है, रेल बजट को आम बजट से जो है कब अलग कर दिया गया था? तो 1924 में जो है एक वर्ष समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पर, उसके कहने पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, फिर इसको अभी अब मिला दिया गया है। तो रेल बजट को आम बजट से 2017-18 में जो है मिला दिया गया है। मतलब 2017 का बजट जब वित्त मंत्री जो है अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था, तब उसको रेल बजट को और आम बजट को मिला करके पेश किया गया था। और विवेक देवरा जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके द्वारा ये जो है बजट पेश किया गया था। तो ध्यान रखना, ये सब बजट से संबंधित बातें हैं। और आप डिटेल्स देखिए इसमें, देखिएगा। अब आप यहाँ ये भी बता दें आपको हम जो है बजट से संबंधित कुछ हम अपने तरफ से बहुत ज्यादा नहीं नोट डालेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और पीपीटी के माध्यम से जो है सरकार के द्वारा जो पीपीटी है उसके बारे में आपको बेसिक चीजें जो है, जो इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम पूरा आपका डिटेल्स में बता देंगे। आज शाम तक हो सकता है आपको वीडियो मिल जाए, क्योंकि जो है देखिएगा मैटर को तैयार करने में बजट वगैरह उतना लंबा होता है, पढ़ने में टाइम लगता है उसको समझने में। तो ये देखिएगा आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। हम आपसे कह रहे हैं निश्चित रूप से कि अगर उसको देख लेंगे तो बजट से संबंधित लगभग जितने क्वेश्चन आपके आएंगे, हम ये 100% तो श्योरिटी नहीं लेता, लेकिन 90% हम कह रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। तो देखिएगा इसमें कहा गया 1 लाख रुपए तक प्रति माह जो है कि औसत आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इससे मध्य वर्ग परिवारों की आय खपत में जो है वृद्धि होगी। वेतन भोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में जो है 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। तो ये आपको हम बता दिए हैं। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजन है, ये 4 इंजन हम कल ही आपको बता दिए थे। इसमें 4 इंजन कृषि को माना गया है, एमएसएमई को माना गया है, निवेश को माना गया है और निर्यात को माना गया है। यानी एग्रीकल्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और उसके बाद निवेश इन्वेस्टमेंट को माना गया है, निर्यात को माना गया है। तो ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान जो है लाभान्वित होंगे। तो ये आपको हम पहले ही बताया ना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्यों चालू किया गया है। और 100 जिलों को इसमें जो है निम्न उत्पादन वाले जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। अरहर, उड़द व मसूर, ये 3 हम आपको बता दिए ना, पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से जो है 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले आपका लोन 3 लाख था, अब इसको बढ़ा करके केसीसी के माध्यम से 5 लाख दिया जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी हम बजट वाले सेशन में आपको और पूरा डिटेल्स में बता देंगे। देखिएगा सबसे ज्यादा बारोइंग से हम लोग जो है पैसा यहाँ क्या कह रहा है, रूपी कम्स फ्रॉम, मतलब इतना हमारे पास अगर बजट है हमारा तो आय हमारा इतना है, ये सोर्स से हम आय प्राप्त करते हैं। और यहाँ हम रुपया खर्च करते हैं, मतलब ये रुपया हमारा व्यय है। तो इसको देख लीजिएगा, बारोइंग यानी उधारी हो गया, और अलग जो है लाइबिलिटी जो होता है। 24 रुपया, अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 24 रुपया हम उधार लेके आ रहे हैं, तब हमारे पास बजट हो रहा है। इनकम टैक्स से 22 रुपया मिल रहा है आपको आयकर से, और वस्तु और सेवा कर से जो है 18 रुपया मिल रहा है।
और कारपोरेट टैक्स जिसे निगम कर कहते हैं इससे 17 रुपये मिल रहा है। बाकी आप देख लीजिए ये चारों आपका महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा आपको ऐसे सीरीज में याद रखना है उधारी से और लाइबिलिटीज से मिलता है। इनकम टैक्स से जो है 22 रुपया 22 पैसा मिलता है, मतलब 100 में से 22 पैसा, 22% भी कह सकते हैं इसको। और गुड्स एंड सर्विस मतलब वस्तुकर जो होता है उससे 18% मिलता है, 18 पैसा मिलता है। और कारपोरेट टैक्स से जो है कारपोरेशन टैक्स से 17 पैसा है। उसके बाद देखेंगे कहाँ हम रुपया खर्च करते हैं सबसे ज्यादा। तो ये देखिएगा 22 रुपया हम किसको दे देते हैं, स्टेट को दे देते हैं, वैसे स्टेट को शेयर कर देते हैं टैक्स और ड्यूटीज के रूप में, मतलब राज्यों को कई सरकार दे देती है। इंटरेस्ट पेमेंट करने में जो है 20 रुपया, यानी इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ब्याज अदायगी करने में हम 24 रुपया जब सबसे ज्यादा उधार ले रहे हैं तो ब्याज भी तो हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा 20 पैसा जो है जान लीजिए ब्याज पेमेंट करने में चला जाता है। ये भी एक जो है हमारे देश के लिए नुकसान है। अगर ये पैसा ब्याज ना देना पड़ता इसका जैसे, तो ये पैसा हमारे देश के कल्याण के लिए लगता है, तो इसको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो सेंट्रल सेक्टर का स्कीम जो होता है इंक्लूडिंग कैपिटल आउटले इन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज, तो इसको जो है एक्सक्लूड करके, तो जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है उसमें 16 पैसा आपका खर्च होता है। तो और 8 पैसा ये देखिएगा, 8 पैसा यहाँ डिफेंस पे। उसके बाद ये चारों आप देख लीजिएगा, फाइनेंस से ये ज्यादा हमको नहीं लग रहा, ये 3 आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 और ये 4 तो आपको महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। इतना पैसा हम खर्च करते हैं, अगर 1 रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो उसमें से इतना पैसा यहाँ जाता है। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो ये देख लीजिएगा आप दोस्त। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किस देश की टीम ने जीता है। तो इसका कल अभी आयोजन हुआ था। तो आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको ये भी बताता था मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। कब से हो रहा था तो सॉरी अभी आपको बता दिया जाता है पूरा डिटेल से। तो इसको जो है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। इस टीम ने, भारत की टीम ने, महिला टीम ने। तो याद रखना है दूसरा संस्करण इसका था, सेकंड एडिशन था। तो भारत का ये जो है सेकंड एडिशन जीतना भारत के जो है महिलाओं के लिए एक अच्छी उपलब्धि माना जा सकता है। तो मलेशिया में 18 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। अभी आज हम 3 ही फरवरी में तो हैं, तो 3 फरवरी में इसको देख रहे हैं। आयोजन इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किया जाता है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, हम आपको पहले ही बता दिया, खिताब ये जीता है। श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मांगे तो गोंगड़ी तिरसा है, जो सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने जो है बनाया है, 309 रन शायद ये बनाई है, तो ध्यान रखना है। वैष्णवी शर्मा जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन इन्होंने चटके हैं, 17 विकेट जो है चटके हैं। तो किसने किया है, वैष्णवी शर्मा, दोनों क्या है, इंडियन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। भारत द्वारा जीता गया है, और तो किसको हरा के जीता गया, तो साउथ अफ्रीका को। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मलेशिया में आयोजन हुआ था, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, WHO के अनुसार आंकोसेरेसियासिस देखिएगा तो उससे मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है। तो आपको बताना है पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है जो इससे मुक्त हो गया है। विकल्प में है नाइजीरिया, केन्या, इथोपिया। सही उत्तर आपका रहेगा नाइजर। तो ये आंख से संबंधित बीमारी है, ओंकोसेरेसियासिस। तो इससे संबंधित आप देख लीजिए, इसको जो है रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जो संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से होने वाला परजीवी रोग है, पैरासिटिक्स डिजीज है। इससे अंधापन हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। आंकोसियासिस से मुक्त होने वाले अन्य देश देखेंगे तो कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, ये सब इससे मुक्त हो चुके हैं। अभी जो है नाइजर भी अपना देश मुक्त हो गया है। WHO के बारे में देखेंगे तो WHO ने इसके संबंधित अंको जो है सियासिस के नियंत्रण के लिए, इस रोग को नियंत्रण के लिए कार्यक्रम 1976 में चलाया था। तब से जो है इतने देश इससे मुक्त हो गए हैं।
और डब्ल्यूएचओ की स्थापना देखेंगे तो 7 अप्रैल 1978 में हुआ था, जो जिनेवा में हेडक्वार्टर है। इसीलिए 7 अप्रैल 1978 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम लोग जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो दोस्त आपका जानकारी यही रखते हैं, फिर नए सेशन में आपको कई सारी जानकारियां बताएंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। अभी हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन और है, लेकिन बजट से संबंधित थोड़ा क्वेश्चन जरूरी भी था और जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना भी थी। बाकी क्वेश्चन आपको हम डिटेल्स में आगे डिस्कशन कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।